Hello students, how are you? We will study about the electric dipole, its moment, its electric field, its torque, its energy। आज इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। कहने के लिए इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। पोलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव के बीच एक छोटी सी गैप है और -13 मीटर्स आर लेस देन दैट। इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव अलग अलग हैं, दोनों के बीच की गैप बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह से बिहेव करते हैं। तो जिस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल जो कि बार मैग्नेट है का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में गैप होती है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स्ड। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल भी है को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्क के नाम से जानते हैं, जिसके कारण वह या तो वाइब्रेट करता है या रोटेट करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब कैसे करता है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर जो टॉर्क उस रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। इसमें द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, और जो मोमेंट उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ अटैच्ड है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग आज ये देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो उसके क्यों टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और अगर टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस केस में वह इलेक्ट्रिक डाइपोल या तो रोटेट करेगा ना तो वाइब्रेट करेगा। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग एक पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं और एक नेगेटिव प्लेट ले रहे हैं, तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, इस नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द है, तो दोनों के कारण इसके बीच में हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा एंगल देकर रखते हैं, इसका नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, हम लोग दोनों के बीच की गैप 2a छोटी सी गैप लेके चल रहे हैं, 2a भी लेते हैं 2l भी लेते हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, और इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा जो कि इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ये इसको ऊपर ले जा रहा है, ये इसको नीचे की ओर लेके आ रहा है। जब यह इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लेते हैं कि ये मार्कर इलेक्ट्रिक डाइपोल है का नेगेटिव हिस्सा नीचे आएगा और ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू दिस प्रोसेस इट विल एक्वायर वेलोसिटी, और वेलोसिटी के कारण इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, वेलोसिटी और हेंस इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण यह अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर से जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इस नेगेटिव के ऊपर फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नीचे की ओर काम करेगा। फिर से कपल ऑफ फोर्स काम करेगा जो कि इसको घुमाने की, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। सो
जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स जिसके कारण एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस टॉर्क एंड कपल ऑफ फोर्स के कारण वो रोटेट या वाइब्रेट करता है। रोटेशन और वाइब्रेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल दिया गया है। So the moment associated with this electric dipole is known as electric dipole moment, which is represented by small p. Small p magnitude of one force. इसके साथ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड है इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन charge into distance between two charges, distance between two charge। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पास यहाँ पे नेगेटिव माइनस क्यू है और ये पॉजिटिव प्लस क्यू है, दोनों के बीच की गैप अगर हम 2a ले लें, 2 स्मॉल a भी ले सकते हैं, 2 स्मॉल l भी ले सकते हैं, तो उस केस में 2 क्यों ले रहे हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी q into 2a एंड डायरेक्शन की p एक वेक्टर टर्म है तो ये 2a भी वेक्टर होगा, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर लिखा गया है। जब अगर इसकी यूनिट निकालें तो कूलम इनटू मीटर, जिसको हम लोग डिवाई के नाम से भी जानते हैं, DEBY डिवाई। इसका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोग इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला कपल ऑफ फोर्स जो कि टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं जिसकी एंगल हम लोग रखते हैं कुछ ज्यादा ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू ले लेते हैं और ये है प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, मतलब इसकी एक्सिस, ये जो एक्सिस गई हुई है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है थीटा। इसको और इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए बी। इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में F और इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में F। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे विल फॉर्म अ कपल ऑफ फोर्स। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कपल ऑफ फोर्स काम करता है जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं, देन the body rotates about axis which passes through its center of mass। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे टॉर्क या कपल ऑफ फोर्स। एंड यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना होगा कि कपल ऑफ फोर्स की वैल्यू होती है हम लोगों के पास, कपल ऑफ फोर्स की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, magnitude of one force into perpendicular distance between them। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग को एक प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर है हम लोग के पास 90 डिग्री का, इसके फुट को हम लोग ले लेते हैं C। तो अब कपल ऑफ फोर्स के लिए अब हम लोग के पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स F, जो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग के पास मिल जाएगी AC। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की है AC। तो इसको ब्रैकेट रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस कपल ऑफ फोर्स प्रोवाइड्स टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो अब हम लोग के पास F की जगह हम लोग लिख सकते हैं EQ। क्यों लिख सकते हैं EQ? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू F बाई Q। Q को इधर ट्रांसफर कर दें तो EQ इज इक्वल टू
एफ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम लोग के पास अब एसी। एसी निकालने के लिए अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे बाय राइट ट्रायंगल एसीबी। एसीबी अगर एसीबी लेते हैं तो यहाँ पे एसी निकालने के लिए हम लोग के पास हो जाएगा साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एसी एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज एबी। तो एट द प्लेस ऑफ एबी अब हम लोग लिख सकते हैं 2a। एबी की जगह क्या लिख सकते हैं 2a। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 2a sin थीटा इज इक्वल टू एसी। तो अब हम लोग के पास कपल ऑफ फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम लोग टाउ ई के नाम से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा E Q into 2a sin थीटा। तो Q into 2a था P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग के पास मिल जाएगा यहाँ पे E P sin थीटा। अगर इसको डायरेक्शन के रूप में लिखना चाहें तो टाउ ई, चूंकि वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग P क्रॉस E इज इक्वल टू टाउ P E। अब टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे न हो कि ऐसे है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री के साथ रखा गया है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और मिनिमम मतलब स्टेबल पोजीशन तब होगी जब वह 0 डिग्री के साथ रखा गया हो। तो अगर हम लोग को निकालना हो कभी तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी P E sin 90 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू है 1। तो यहां पर हम लोग हो जाएगा PE या EP। डायरेक्शन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग P या EP ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा P और टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा कब? जब स्टेबल पोजीशन में है। तो PE यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण अब यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पता चला। और हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसके मेन पोजीशन से घुमाना है, ओरिएंटेशन के साथ साथ उसमें कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना है। तो उस केस में कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि GW इज इक्वल टू F इंटू GW इज इक्वल टू, हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं DW इज इक्वल टू F इंटू DX। छोटे से लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है DW। अगर इसको एंगुलर फॉर्म में हमको लिखना हो तो F की जगह हो जाएगा टाउ, क्योंकि इलेक्ट्रिक टॉर्क के बारे में बता रहा है, और dx की जगह हो जाएगा d थीटा। यहाँ पे टाउ की वैल्यू हम लोगों को पता है P E sin थीटा। अगर हम एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा लेते हैं तो कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू पुट करके हम लोग W को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे dW इक्वल टू P sin थीटा। यहाँ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे P तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा sin थीटा इंटू d थीटा। लिमिट इसकी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं थीटा 1 से लेकर थीटा 2। मतलब अगर इनिशियल पोजीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा 1 है और फाइनल जहां पे हम लोग घुमा के पहुंचा रहे हैं वो थीटा 2 है, तो उस केस में यहाँ पे W हम लोग को मिल जाएगा PE। तो dW का इंटीग्रेशन करेंगे तो W मिलेगा। यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे अब हम लोग को मिल जाएगा थीटा 1 थीटा 2। तो पहले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो अब हम लोग के पास PE cos थीटा 1
माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे वैसे हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम लोग रोटेट करा रहे हैं, थीटा 1 की वैल्यू है 0 डिग्री, मतलब वो फ्लैट रखा हुआ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा 2 की वैल्यू है 90 डिग्री। मतलब हम लोग अगर उसको इस पोजीशन से रखकर इस पोजीशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा PE cos थीटा 2 cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0 और यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसके साथ ही हो जाएगा हम लोग के पास PE। अब अगर हम लोगों को और कुछ भी निकालना है, 0 से 180 तक लेके जाना है, अगर 0 से 180 तक लेके जाना है तो इनिशियल एंगल हम लोग के पास हो जाएगा 0 और ये है 180। तो फिर से अगर निकालें तो W की वैल्यू हो जाएगी माइनस PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस PE और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और ये -1 क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास माइनस PE, यहाँ पे -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2PE। तो इस तरीके से हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 से बहुत सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। Now today we will study about the electrostatic potential energy। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं, मींस वी आर डूइंग सम वर्क, जो कि वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट वर्क स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो भी वर्क कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर स्टोर हो जा रहा है। उस स्टोर्ड एनर्जी के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होगा, अगर हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उसको घुमाते हैं तो वर्क डन हम लोगों ने निकाला, 0 से 180 का वर्क डन निकाला। अब हम लोग निकालेंगे अगर हम 0 से इसके नॉर्मल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन से अगर हम लोग किसी एंगल थीटा तक लेके जा रहे हैं, तो उस केस में थीटा 1 हम लोगों के पास है 0 डिग्री एंड थीटा 2 है थीटा। तो अब हम लोगों के पास जो भी वर्क डन होगा, जो कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस PE, फॉर्मूला है cos थीटा 2 मींस cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस PE cos थीटा माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। यहाँ पे यही वर्क डन स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। पर अगर हम लोग इसको 90 डिग्री से किसी और एंगल तक लेके जाएं, अगर हम लोग 90 डिग्री से किसी और एंगल पे लेके जाएं, तो उस केस में इनिशियल एंगल हम लोगों के पास हो जाएगा, इनिशियल एंगल अब हम लोगों के पास हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा 1 90 डिग्री है और इसको रोटेट कर रहे हैं थीटा 2 किसी और थीटा। तो अब इस केस में क्या होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos थीटा 2, cos थीटा 2 की वैल्यू है cos थीटा माइनस cos थीटा 1 है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस PE cos थीटा और cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो बेसिकली हम लोग को मिला माइनस PE cos थीटा। इस बात का ध्यान देना है कि यह 90 डिग्री से किसी और एंगल तक पहुंच रहा है, जब पहले हम लोगों ने जो निकाला था cos थीटा माइनस 1 वह 0 डिग्री मतलब स्टेबल पोजीशन से किसी और एंगल तक जा रहा था। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, ये 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक आ रहा है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो PE cos थीटा इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है माइनस P वेक्टर P और वेक्टर E, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टोरियल फॉर्म है, वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री से किसी एंगल तक लेके जा रहे हैं तो W की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी
P डॉट E, मतलब दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इज द डॉट प्रोडक्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि सिस्टम खुद काम कर रहा है कि हम लोग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे पिछले वाले केस में जब हम लोग 0 से उसको टिल्ड कर रहे थे, सो हम लोग वर्क कर रहे थे तो वह वर्क पॉजिटिव आया था। पर यहाँ पे इस केस में अगर वो 90 डिग्री से कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो वह वर्क सिस्टम खुद कर रहा है, अलाइन करने के लिए कर रहा है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस के साथ आ रही है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को देखेंगे। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो यहां पे अब हम लोग करते हैं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस केस में उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि नेट फोर्स क्यों और कैसे 0 होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये था पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा के। इसी डेरिवेशन को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको इंक्लिनेशन देकर हम लोग इस तरीके से भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे। तो अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है विदाउट एनी एंगल, किसी एंगल के बिना अगर रखा है, यहाँ पे उसका -q है और यहाँ पे उसका +q, तो इस -q के ऊपर फोर्स इधर की ओर काम करेगा, इसको मान लेते हैं F1, और यहाँ पे +q के ऊपर फोर्स बाहर की ओर काम करेगा F2। दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि F1 इज इक्वल टू EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज भी सेम है, तो EQ इधर भी होगा और इधर भी हम लोग के पास मिल जाएगा EQ। F1 और F2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है बट बोथ आर देयर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 काम करेगा। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों को डाइवर्स या कन्वर्जिंग नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी। ये है हम लोगों के पास इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइवर्ज हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। जहां पे लाइनें नजदीक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और जहां पे लाइनें दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, अगर ये -q है और ये है +q, तो -q के ऊपर एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसके तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन मान लेते हैं F2 है और ये F1 इस डायरेक्शन है। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे टोटल F मिल जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और F की वैल्यू होती है EQ। तो यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम E1 Q लिख रहे हैं क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, प्लस -E2 Q लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि Q कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को पास मिल जाएगा, -q लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे हम लोग के पास मिल जाएगा E1 -E2 into F, जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा E into Q। अब यहाँ पे एक काम और करना होगा। अगर एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है dx और इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p है चार्ज से, तो उस केस में हम लोग के पास p इज इक्वल टू मिल जाता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, p इज इक्वल टू q इनटू डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा p डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू q। तो मिल गया ये। इस q की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर में डाल देते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा F फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा E तो अपने जगह पे है
और हम लोग Q की जगह पे रख रहे हैं P डिवाइडेड बाय डेल्टा X। तो अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P बाहर निकल गया डेल्टा E बाई डेल्टा X। लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू 0, तो F की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद, लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हम लोग को है डेल्टा E बाई डेल्टा X। P अपने जगह पे है तो F फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी P dE बाई dx। ये हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला मिला। इस पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी जिसको आप लोगों को खुद करना है। फोर्स के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसकी यूज कॉम्पिटिशंस में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। जितनी छोटी डिस्टेंस होगी उतना ही आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होगा। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको उसमें ये बताना है कि दोनों चार्जेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए और डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। तो ये फोर्स निकला तब जब चार्ज, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वह वाइब्रेट कर रहा है, पर अगर वह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वह वाइब्रेशनल के साथ साथ रिलेटिव मोशन भी करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अनइक्वल फोर्सेस होने के कारण वह ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, जिसके कारण वो रोटेट करते करते आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर द पोलर मॉलिक्यूल, और वह साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जब वह एक साथ रहते हैं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हैं, तो वह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है। उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है तो वह ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव्स इन द होल मीडियम। तो एक रीजन ये भी है रैंडम मोशन करने का वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखनी है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और अगर वह वाइब्रेट कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा और वह SHM भी करेगा। तो उसको देखने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि टॉर्क काम कर रहा है अगर ये कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो उसके ऊपर यहां से एंगल थीटा है, ये इसकी लेंथ है 2a, इसके ऊपर एक टॉर्क काम कर रहा था। टॉर्क की वैल्यू थी P sin थीटा। यहां पे जब वह अंदर की तरफ आ रहा है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपनी मीन पोजीशन में आ रहा है तो वह अपने आप आ रहा है, पर वह एक वेलोसिटी एक्वायर कर दे रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो भी रीस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, टाउ रीस्टोरिंग टॉर्क जो भी काम करेगा वो हो जाएगा माइनस PE sin थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम लोग के पास मिल जाएगा sin थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस PE थीटा। इसकी अब टाउ की जगह हम लोग लिख सकते हैं I अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो I अल्फा इज इक्वल टू माइनस PE थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस PE बाई I। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे है थीटा। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो SHM में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू
अब हम लोगों को मिलेगी ओमेगा की वैल्यू, अब हम लोगों को मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई बाई आई। और अगर हम लोग इसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट करें तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ई बाई आई होगा। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये पलट जाएगा आई बाई टी। ये टाइम पीरियड है पूरे के पूरे एक वाइब्रेशन। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल से है तो उसको मीन पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम इटसेल्फ इन द मीन पोजीशन इफ इट इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ थीटा? सो इन दिस केस इट विल टेक 1/4 ऑफ टोटल टाइम पीरियड। सो t विल बी इक्वल टू t by 4। क्योंकि 1/4 क्यों है? क्योंकि पहले मीन पोजीशन में आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर मीन पोजीशन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल टाइम पीरियड 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सो t की वैल्यू मिल जाएगी t by 4। तो यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 2 पाई बाई 4 अंडर रूट आई बाई टी। तो थोड़ा ठीक ठाक करें तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 2 अंडर रूट आई बाई टी। यहाँ पे आई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का है तो हम लोग mr² by 2 से निकाल सकते हैं उसको हम लोग। तो ये बहुत कुछ था रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और आते हैं कि कब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल होगा और कब वह अनस्टेबल पोजीशन में होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पोजीशन में इट विल try to come itself in the direction of applied electric field। तो अगर वह इस पोजीशन में है मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वह स्टेबल पोजीशन में है। और अगर वह 180 डिग्री का एंगल बना रहा है जस्ट उल्टा है तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में वह होगा। तो ये बहुत कुछ था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग आने वाले समय में कुछ और भी चीजें देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।